नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए संज्ञा और सर्वनाम लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। आइए जानते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से अगर हम बात करें, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द को शब्द कहा जाता है। अगर स्वतंत्र रूप से जब कोई प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो शब्द कहलाएगा, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो पद कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखो उदाहरण यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा जल लिखा, यानी कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है। केवल शब्द है, स्वतंत्र रूप से हो रखा है तो हम उस शब्द को शब्द ही कहेंगे। किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर जो शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? उसे पद कहेंगे। अगर वो स्वतंत्र उसका प्रयोग हुआ है तो हम उसे शब्द ही कहेंगे। अगर वह किसी वाक्य के अंतर्गत आ रखा है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? फिर हम उसे पद कहेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक है और ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि हमने कहा यदि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द ही कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत जब शब्द प्रयुक्त होता है तो उस समय उसे पद कहा जाता है। तो इसी आधार पर देखो क्या हो रहा है कि पद के 5 भेद होते हैं। आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये क्या होते हैं? पद के भेद हैं। पद के 5 भेद हैं। अब पद कैसे आया मैंने आपको बता दिया। देखो, हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो उसका हमें मूल पता होना चाहिए, कहाँ से वह चीज़ आ रखा है। ये नहीं कि सीधा हमने संज्ञा कह दिया, आपसे सर्वनाम कह दिया। अब आए कहाँ से, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो इन सब का आपको महत्व पता होना चाहिए कि कहाँ से हम इसको क्रम में पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी छोटी सी बात आपको ये बता दी कि जो हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय कह रहे हैं ना, वो कहाँ से आया। यानी कि अगर कोई शब्द अगर स्वतंत्र रूप से आए तो हम उसे शब्द ही कहेंगे। और यदि वह किसी वाक्य के अंतर्गत आ रखा है तो फिर शब्द को पद कहा जाएगा। फिर वह उस शब्द में पद के रूप में कार्य करेगा। तो उसी पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो सबसे पहले समझते हैं संज्ञा क्या होती है। बहुत सरल है, रोज हम पढ़ते होंगे संज्ञा क्या होती है। तो आज इसके जो मूल बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी हाँ सीखेंगे। तो ध्यान से बने रहेगा हमारे चैनल में। संज्ञा यानी संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, संज्ञा को नाम भी कहते हैं, अंग्रेजी में तो नाउन कहते हैं। तो संज्ञा या नाम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा क्या होती है, ये वाली लाइन तो हर किसी को याद होगी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सरल है। अगर देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है, रोज पढ़ते हैं, रोज हमारे आगे पीछे हमें पता लगता है कि संज्ञा क्या होती है। अक्सर लोग कहते हुए नजर आते हैं। तो ये लाइन सबको, मैं मानता हूँ कि सबको याद होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब है मूल बातें जो जानने योग्य हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो संज्ञा के प्रकार देखो, संज्ञा के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया। संज्ञा के प्रकारों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है कि व्य उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में संज्ञा को बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। अगर आपके लिए प्रश्न आता है कि व्य उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। और वह क्या क्या होगी? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। देखो, रूढ़ जैसे कृष्ण और यमुना। अब आप हमारे रूढ़ वाले, जब हमने आपको बताया था वहाँ पर व्य उत्पत्ति के आधार पर जब बात करी थी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ की, तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। क्विक यहाँ भी बताता हूँ। देखो, रूढ़ शब्द क्या था कि जिनके 2 सार्थक खंड नहीं करे जा सकते। तो जैसे कृष्ण 2 सार्थक खंड नहीं होंगे, यमुना 2 सार्थक खंड नहीं होंगे। वैसे ही यौगिक का मतलब जुड़ना, 2 सार्थक खंडों से जुड़कर आपका शब्द बन रहा है। और जो शब्द बना था वो 2 सार्थक खंडों पर निर्भर था। पूरी बात वहाँ बताई गई थी। जैसे पनघट, पाठशाला, तो पाठ और शाला, तो ये यौगिक शब्द हो गए। ऐसे ही यौगरूढ़ शब्द वे शब्द थे जिनके 2 सार्थक खंड होते हैं और जब अर्थ आता है तो अन्यार्थ यानी किसी तीसरे को इंडिकेट करता है। तो जलज के बारे में बात करेंगे तो कमल को इंडिकेट कर रहा है। लंबोदर की बात करेंगे तो श्री गणेश जी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये यौगरूढ़ है। अगर व्य उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे तो आपके 3 होंगे। अब आते हैं आगे।
अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक एक करके देखते हैं, बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनसे किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो। वे संज्ञाएं होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अभी आपको जैसे ही हम समझेंगे जातिवाचक, तो इन दोनों में आपको तुरंत अंतर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण गंगा, हिमालय, अल्मोड़ा, रमेश, ये आपके व्यक्तिवाचक है। किसी पर्टिकुलर खास वस्तु के बारे में बता रहे हैं। व्यक्ति एक रमेश है, वो व्यक्ति रमेश ही के बारे में बता रहे हैं। स्थान जैसे अल्मोड़ा, पर्टिकुलर अल्मोड़ा के बारे में ही वहाँ बात चल रही है। तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में बताए। अब देखो आगे देखिए, अभी इन दोनों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जब अंतर करूंगा तो आपको बहुत स्वतः ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से बने रहेगा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा अंग्रेजी में से कॉमन कह देते हैं। कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन देखो क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, इनसे संपूर्ण जाति या समष्टि का बोध होता है। इनसे संपूर्ण जाति या समष्टि का बोध होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर नदी है, पूरे नदी तंत्र को जो है वो अपनी उसमें समाहित है, एक नदी नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक में केवल एक नदी गंगा का नाम लिया था, यहाँ जातिवाचक में पूरी नदियाँ इसमें समाहित है। जैसे पर्वत है, जातिवाचक पूरे पर्वतों को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक में हमने हिमालय जो है एक पर्टिकुलर हिमालय का नाम लिखा है। ऐसे ही शहर, कई शहर होंगे, वो पूरे शहरों को इंडिकेट कर रहा है जातिवाचक में। ऐसे ही व्यक्तिवाचक में चले जाएं तो एक शहर यानी अल्मोड़ा की बात हो रही है। ऐसे ही हम जातिवाचक में मानव, पूरे मानव समुदाय, पूरे मानवों को जो है ये इंडिकेट कर रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पर चले जाएँ आपके व्यक्तिवाचक में, तो उस में रमेश जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को कर रहा है। यहाँ पर मानव, पूरे मानव को इंडिकेट कर रहा है। तो अंतर आप समझे होंगे कि व्यक्तिवाचक किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान के बारे में बता रहा है, और जातिवाचक पूरे समष्टि का बोध हमें करा रहा है। तो ये अंतर था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बने रहेगा हमारे चैनल में। आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो नई चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी, बने रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कब प्रश्न कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं है, तो हमें एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तब जाके एग्जाम में कोई प्रश्न आए धड़ाधड़ हमने सही करने हैं जी। आप प्रैक्टिस सेट करिएगा, इन प्रैक्टिस सेटों में कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं, तो आप ज़रूर से उनको देखिएगा। आगे बढ़े, भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं जी। देखो, भाववाचक संज्ञाएं आपके वही संज्ञाएं जिनसे गुण, धर्म या भाव का बोध हो। तो बहुत सरल है, प्रायः कह रहा, हमेशा नहीं। प्रायः का मतलब रहता है, प्रायः का मतलब अधिकतर, हमेशा नहीं। तो प्रायः साधारण संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रिया, विशेषणों तथा अन्य अविकारी शब्दों में प्रत्यय, ध्यान से समझिएगा, प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो प्रत्यय को यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमने प्रत्यय उपसर्ग पहले पढ़ लिए हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं जी, किसी शब्द के अंत में लगते हैं, जो वो प्रत्यय कहलाते हैं जी। तो यही बात हो रही है कि प्रायः साधारण संज्ञाओं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषणों तथा अन्य अविकारी शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो ध्यान से समझिएगा। अब उदाहरणों में आते हैं। यहाँ से छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिलेगी। देखो, जैसे मनुष्यता है, इस मनुष्यता में मनुष्य में ता क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है। ऐसे देखो, निजत्व है, इस निजत्व में क्या लगा है, त्वा प्रत्यय लगा है। इस निजत्व में त्वा प्रत्यय लगा है। जैसे मनुष्यता में तो ये संज्ञा से बना हुआ था, मनुष्य एक संज्ञा है, ता उसमें प्रत्यय लगा है। ऐसे निजत्व में निज क्या है, सर्वनाम है, तो उसमें प्रत्यय लगा है। ऐसे ही अगर हम सुंदरता की बात करें तो सुंदर क्या है, विशेषण है, ता उसमें प्रत्यय लगा है। ऐसे चढ़ाई में क्या, चढ़ाई एक क्या है, क्रिया है। चढ़ाई जैसे चढ़ना, दौड़ना, खेलना, ये हमारी क्रियाएं हैं। तो इस चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय लगा है जी। ऐसे देखो, निकटता एक अविकारी है, निकट नहीं अविकारी। तो निकट में ता क्या लगा
का है प्रत्यय लगा है जी, तो ये भी समझिएगा। हमने भाववाचक संज्ञा कहा, भाववाचक संज्ञा प्रायः प्रत्यय लगाने से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अन्य अविकारी शब्दों में आपके प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ये मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए जी कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया है, ये भी बताने का प्रयास करा। तो ज़रूर से आप साथ में जब भी वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिएगा और नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा ध्यान से समझिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में देखो क्या बात है, जिसमें सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो। देखो ध्यान से समझिएगा, सामग्री पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो। अब वो वस्तु कौन सी बनी है, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे वो ठोस से है या द्रव है या फिर गैसीय है, तो ये मतलब है जिससे कोई वस्तु बनी है। देखो कह रहा है कि सामग्री पदार्थ का बोध होता है, हमारी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसे सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, जैसे वो ठोस या फिर द्रव या फिर गैसीय। तो उदाहरण देखते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे सोना, सोना चांदी ठोस पदार्थों की बात हो रही है। तेल पानी, इसके अलावा ऑक्सीजन जैसे गैसीय होगी, तेल पानी आपका द्रव्य पदार्थ हो गया, ठीक है, द्रव पदार्थ हो गया। वैसे ऑक्सीजन आपका गैसीय पदार्थ हो गया। तो यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो किसी सामग्री पदार्थ का बोध कराती हैं जिससे कोई वस्तु बनी होती हैं। तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। आगे बढ़ेंगे। देखो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की विशेषता देखिए, इसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन ध्यान से समझिएगा कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे पूरे समूह का बोध हो, जिनसे पूरे समूह का बोध हो रहा है। आगे बढ़िए, देखो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, अब समझ में आएगा आपको। जैसे टीम, पूरे टीम की बात है, जैसे हम कोई क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरे खिलाड़ी एक टीम को इंडिकेट करें। वैसे परिवार, परिवार केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, परिवार में माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सब होते हैं, तो परिवार एक पूरे को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे सेना, सेना एक व्यक्ति से मिलती है, बहुत सारे लोगों से मिलकर सेना बन गई। वैसे पुलिस, पुलिस केवल एक व्यक्ति नहीं, कई जो उसमें आपके आला अधिकारी होते हैं, सब होते हैं उसमें, तो पूरा एक समूह होता है। तो ये देखो समूहवाचक का मतलब वही संज्ञा होती है जिनसे पूरे समूह का बोध होता है, पूरे समूह का बोध हो रहा है। कक्षा भी कहेंगे तो कक्षा में केवल एक बच्चा नहीं होगा, कई बच्चे वहाँ होंगे। तो ये क्या है, हमारी समूहवाचक संज्ञा है। तो आशा करता हूँ कि हमने जो है अर्थ की दृष्टि से ये पांच प्रकार देखे होंगे संधि के। अर्थ की दृष्टि से 5 संज्ञाएं होती हैं, अर्थ की दृष्टि से 5 संज्ञा होती है। ध्यान से देखिए, जोड़ देके फिर कह रहा हूँ आपसे। तो आगे बढ़िए। अब एक चीज़ है इसमें, कई बार प्रश्न जो आजकल पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति बदल गई है, तो उसी प्रकृति को, बदली हुई प्रकृति को हम भी समझते हैं। देखो किस प्रकार से प्रश्नों का जो है वो हमें देखने को मिला, किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आजकल नए। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कह रहा है ना कि वाक्य प्रयोग में अर्थ के आधार पर कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक बन जाती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती हैं। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझिए। कह रहा है ना कि जब वाक्य के प्रयोग में अर्थ के आधार पर कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक बन जाती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती है। तो इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखो जैसे एक यहाँ पर मैंने उदाहरण रखा है कि आज भी देश में जयचंदों की बहुत आयत है। आज भी देश में जयचंदों की बहुत आयत है। तो देखो अगर हम आपके लिए आ गया कि इसमें से जयचंद में कौन सी संज्ञा है, जयचंद में कौन सी संज्ञा है। अब हमें देखने को तो ये मिल रहा है, ये हमें पता लग रहा है कि जयचंद जो है वो किसी नाम को इंडिकेट कर रहा है, तो हमारी प्रथम दृष्टया तो हम क्या लगाएंगे कि जैसे हमारे लिए आ गया उदाहरण कि आज भी देश में जयचंदों की बहुत आयत है, तो इसमें से जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, जयचंद में कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है, हमें जयचंद के बारे में पता है, जयचंद किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर मैंने एक बात की है, वाक्य प्रयोग में अर्थ के आधार पर कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक बन जाती है और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो जयचंद है ना वो जातिवाचक है, वो जयचंद क्या है, वो जातिवाचक है। ये जयचंद किसी व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहा है,
बल्कि यह जयचंद का मतलब है कि हमारे देश में देशद्रोहियों को इंडिकेट कर रहा है। ये जयचंद किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये देशद्रोहियों को इंडिकेट कर रहा है। देखो आज भी देश में जयचंदों की बहुत आयत है, जो हमारे लिए जो है वो ऐसी रचनाएं रचते रहते हैं। जयचंद को मतलब यहाँ पर को एक देशद्रोही के रूप में उसको इंडिकेट करा गया है। तो जयचंद यहाँ पर व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक है। वो कि पूरी जाति को, जो हमारे देश के लिए जो गलत धारणाएं रख रहे हैं उनको बताया गया है जयचंद, उनको संज्ञा दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो जयचंद होगी वो जातिवाचक होगी। जयचंद कोई व्यक्तिवाचक यहाँ पर नहीं होगा, जातिवाचक होगी। क्यों होगी ये मैंने आपको बता दिया। जयचंद देखने में लग रहा है कि हाँ कि जयचंद जो है नाम है वो व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर जयचंद का जो अर्थ निकल रहा है वो देश में देशद्रोहियों के लिए निकल रहा है। तो जयचंद आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखो आगे देखिए, खली कलयुग का भीम है। खली कलयुग का भीम है। अब भीम नाम से तो ऐसा लग रहा है कि जो भीम है, भीम हम किसी व्यक्तिवाचक का नाम है, भीम एक व्यक्ति हैं भीम। तो भीम हम प्रथम दृष्टया में तो हम कहेंगे कि भीम में आपकी कौन सी संज्ञा है, भीम में आपकी कौन सी संज्ञा है, भीम में आपकी व्यक्तिवाचक है, देखने में ऐसा लग रहा है। लेकिन जो भीम है वो भीम यहाँ पर जो है आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि भीम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भीम क्या है, वो भी जातिवाचक है। अब क्यों है, देखो मैंने कहा ना, खली कलयुग का भीम है, खली कलयुग का भीम है। भीम का मतलब वो पूरे विशालकाय लोगों के बारे में बात कर रहा है, पूरे विशालकाय, कई जो हष्ट पुष्ट लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है भीम को। यहाँ भीम किसी व्यक्ति विशेष के लिए इंडिकेट नहीं है, भीम पूरे जो विशालकाय जो लोग हैं, हष्ट पुष्ट लोग, उनके बारे में इंडिकेट करने का यहाँ पर प्रयास करा गया। तो भीम व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक है। ऐसे ऊपर जो जयचंद था वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक है। अब देखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी। तो अगर आ गया कि पंडित में कौन सी संज्ञा है, पंडित में कौन सी संज्ञा है। अब हमने कहा था कि जैसे जो कोई पूरे पंडित, अगर हम कहें ना पंडित जी, तो पंडित जी पूरे पंडितों को इंडिकेट कर रहे हैं, पंडित जी पूरे पंडितों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखने में तो जातिवाचक लग रही है, देखने में जातिवाचक लग, जो पूरे को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो पंडित जी है वह जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक है। अब कैसे व्यक्तिवाचक है मैं आपको बताता हूँ, कैसे व्यक्तिवाचक है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये पंडित जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पंडित जी हैं वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी जी। ऐसे ही देखो आगे, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगर आप कहोगे कि ऐसा आ गया कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो शुक्ल जी में कौन सी संज्ञा है। अब देखो शुक्ल, अब पूरे जाति को इंडिकेट हो रहा। शुक्ल अगर हम देखें प्रथम दृष्टया में पूरे जाति को इंडिकेट हो रहा है। जैसे मैं भट्ट कहूँ, मैं भट्ट है मेरा नाम, भट्ट पूरे, केवल एक ही भट्ट नहीं, पूरे भट्ट जो है वो जाति को इंडिकेट कर रहा है। वैसे शुक्ल भी पूरे जाति को इंडिकेट कर रहा है, जातिवाचक ऐसा दिख रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर शुक्ल जो है वो व्यक्तिवाचक है, वो किसी व्यक्ति विशेष को जो है इंडिकेट हुआ है, तो शुक्ल हमारा व्यक्तिवाचक है। तो अंतर शायद मैं समझता हूँ कि आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर ढूंढना आया होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको अंतर ढूंढना आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न की आजकल हमें प्रकृति देखने को मिल रही है, तो आप भी कोशिश करेगा और आप कोई उदाहरण अपने कॉपी में अपनी किताब में ढूंढिए और उनको पहचानने का प्रयास करेगा कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ज़रूर से आप प्रैक्टिस करिएगा। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही उक्ति को आप ले लीजिएगा, जरूर से सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं हमारी शुभकामनाएं हम आपके साथ रहती हैं। तो आप अपने जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित करा है आप उसमें सफल होंगे, जल्द होंगे। तो बढ़ते हैं। देखो सर्वनाम क्या होते हैं जी, हमने संज्ञा समझ ली है। संज्ञा हमने 3 प्रकार की भी देखी थी, व्युत्पत्ति के आधार पर, हमने अर्थ के आधार पर भी देखे थे 5 प्रकार के। अब हम चलते हैं सर्वनाम की ओर, आइए चलते हैं सर्वनाम की ओर। तो देखो सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्व, अगर हम इसको तोड़े ना तो सर्व और नाम, ठीक है। सर्व का मतलब सभी, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। और नाम का मतलब अभी बताया है, नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। तो वे सभी शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। नाम का मतलब ही संज्ञा है ना, यहाँ पे पढ़ा है ना, संज्ञा या नाम। तो हमने सर्वनाम को तोड़ा, सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब संज्ञा, यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या कह रहे हैं, संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए आगे, देखिए कि जैसे मैं, तुम, आप आदि, हम जो हैं ये क्या हैं, मैं,
तुम, हम, आप, ये क्या है? ये सर्वनाम है जी। अब इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, इतना ही नहीं आएगा प्रश्न की प्रकृति बदलती जा रही है, तो इसलिए हमें इनके जो जो गूढ़ बातें हैं वो भी सीखनी है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। वो 6 कौन कौन से भेद होते हैं? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक एक करके इनको जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल, आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो जानते थे वो क्या होता है? जो पुरुषों, यानी पुरुषों का मतलब कि पुरुषों नहीं, पुरुष या स्त्री, ठीक है, जो पुरुषों में पुरुष और स्त्री दोनों आएंगी, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, के नाम के बदले आते हैं। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये प्रश्न कैसे आया है मैंने आपको बताता हूँ इसका उदाहरण, कि जैसे कि इनमें से उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है। तो ये छांटने के लिए भी आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप तुरंत जो है वो सही उत्तर छांट लेंगे। तो हम भी जानते हैं। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष में आता है वक्ता, जो कहने वाला है, वक्ता आता है, यानी कि मैं या हम, ठीक है, मैं या हम जो है, जो वक्ता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? मध्यम पुरुष में जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, वो मध्यम पुरुष में आता है। यानी कि जैसे तुम, आप, लोग, ठीक है, तुम या आप, यानी लोगों की बात हो रही है, ये मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में श्रोता आते हैं जी, श्रोता आते हैं। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? वक्ता, जो बात बता रहे हैं। मध्यम पुरुष में जो श्रोता होते हैं, ठीक है, जैसे तुम या आप, तुम या आप आएंगे। उसके अलावा अन्य पुरुष में कौन आएंगे? अन्य पुरुषों में वे लोग आएंगे जिसके बारे में कहा जाए। अन्य पुरुषों में कौन आएंगे? जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि यह ये के लिए इंडिकेट हो रहा होगा, वह वे के लिए इंडिकेट हो रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जैसे मैं या हम, वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है जी। जैसे तुम या आप, कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता है, मध्यम पुरुष में श्रोता है और अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखो, निजवाचक सर्वनाम को मतलब है कि आपका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो समझते हैं, बहुत आसान है और बार बार इसमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। स्वयं का बोध कराने वाले शब्द, स्वयं का बोध कराने वाले शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं का बोध जिसमें होगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। ये बहुत बार बार पूछा गया है। जैसे उदाहरण, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, आप। जहाँ पर आपको ये दिखेंगे ना कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप जहाँ पर आपको स्वयं दिखे, खुद दिखे, स्वतः दिखे, निज दिखे, तो आप लगा देना कि हाँ भैया निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि स्वयं का बोध करा रहे हैं, स्वयं का बोध करा रहे हैं जी। अब इसमें मैंने आप, देखो यहाँ पर निजवाचक में भी लिखा है और आप जो है वो मैंने आपको किस में लिखा है? पुरुषवाचक में लिखा है। अब इस दोनों में अंतर करना है जी, इन दोनों में अंतर करना है। आइए करते हैं, इनको भी अंतर करते हैं। देखो, जैसे आप यदि कर्ता के रूप में हो, देखो आप यदि कर्ता के रूप में हो तो जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप यदि कर्ता के रूप में होगा तो पुरुषवाचक होगा, और अपने बारे में कुछ कह रहा होगा, अपने बारे में कुछ कह रहा होगा तो निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको समझते हैं। देखो, यदि आप कर्ता के रूप में होगा तो पुरुषवाचक होगा जी, और यदि आप अपने बारे में कुछ कह रहा होगा तो फिर वो निजवाचक सर्वनाम होगा। हम इसको समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कि मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ, मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला वाला आप है, आप, वो पुरुषवाचक है, यानी कि आपका मतलब श्रोता। आप कौन है? सुन रहे हैं ना मेरी बातों को, ध्यान से समझिएगा। देखो, मैं आपको, यहाँ पर क्या था ना कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आप था वो श्रोता, जो सुन रहा था, यानी मैं आप क्या है? मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप क्या है? मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो ये वाला जो आप है पुरुषवाचक है, को आप बीती, यानी कि अपनी में जो मेरे में बीती है वो आप बीती, यानी कि यहाँ पर था ना कि अपने बारे में जब कुछ कहता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर का वाला जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम है, वो निजवाचक सर्वनाम है। तो अगर अब आपको अंतर आ गया होगा कि आप
पुरुषवाचक में कैसे आप अलग करोगे, अगर वो निजवाचक में आप आ रखा होगा तो आप उसको कैसे अलग करोगे, अगर कर्ता के रूप में होगा तो आप उसे पुरुषवाचक में रखोगे, यदि वह अपने बारे में कुछ कह रहा होगा तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो हम भी आगे बढ़ते हैं जी। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम समझते हैं हम भी। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है तो क्या होते हैं, देखो इनसे निश्चयतात्मकता का बोध होता है, नज़दीकी या दूरी का बोध होता है, नज़दीकी या दूरी का बोध होगा, निश्चितता की यहाँ पर को बात होगी। अब कैसे हम भी यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह नज़दीक के लिए प्रयोग हो रहा होगा और वह दूरी के लिए प्रयोग हो रहा होगा। ये ध्यान से समझिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह नज़दीक के लिए प्रयोग हो रहा होगा। जैसे यह पेन है, नज़दीक है मेरी, वह आपकी टेबल है वो दूर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यह नज़दीक के लिए, वह दूरी के लिए प्रयोग हो रहा होगा। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है जी। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नज़दीक का बोध हो रहा है ना, यहाँ पर यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है भाई, यहाँ की नज़दीकी का बोध हो रहा है। वह मेरी टेबल है, थोड़ी दूर है ना वह, तो दूरी के क्रम में जो है वो वह का प्रयोग हो रहा है। ये भी आप अंतर स्पष्ट करेगा जब आप वाक्यों को लिखेंगे, तो लिखते 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 प्रैक्टिस से जो है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अंग्रेजी में से आपका इंडिफिनिट, आपका क्या कहते हैं अंग्रेजी में से इंडिफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं जी। ध्यान से समझिएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो इसमें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है जी। इसमें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है, तो तभी तो हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। तो देखो उदाहरण में, जैसे कोई या कुछ, अब इसको देखो समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, तो यहाँ पर कोई है ना, वो हमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा ना कोई या कुछ अगर आ जाता है तो कोई आ गया तो क्या करोगे जी, तो कोई क्या यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम को देखिएगा, ये एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, ये एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। जैसे शब्द कैसे जो या शो आएंगे, मुख्यतः शब्द जो या शो आएंगे। तो देखो उदाहरण, जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वह भरेगा जी। तो देखो जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वह भरेगा। तो यहाँ पर जो है, जो है वो क्या है, वो संबंधवाचक है, यानी कि पूरा का पूरा वाक्य में देखो जो करेगा, अगर करेगा तो भरेगा, जो करेगा वह भरेगा, पूरा वाक्य में संबंध बता रहा है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। आगे देखते हैं, अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को कैसे समझेंगे, देखो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को कैसे समझेंगे, देखो इन सार्वनामिक शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, इन सार्वनामिक शब्दों से प्रश्न का बोध होता है। बहुत ही सरल है प्रश्नवाचक सर्वनाम को ढूंढना। जैसे कौन किसी व्यक्ति के लिए इंडिकेट हो रहा होगा, क्या किसी वस्तु के लिए हो रहा होगा, कौन किसी व्यक्ति के लिए और क्या किसी वस्तु के लिए। देखिए उदाहरण के द्वारा, कौन आया था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा होगा, कौन आया था, कोई व्यक्तियों के लिए बात हो रही है, कौन आया था यानी व्यक्तियों के लिए। ऐसे ही दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा। तो यहाँ पर क्या जो है, किसी दूध एक वस्तु के लिए बात कर रहा है, तो दूध में क्या गिर पड़ा। तो ये हमने जो है सर्वनाम समझे। सर्वनाम को हमने कहा था कि सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग में आने वाले शब्द। सर्वनाम के 6 भेद आपको बताए, कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग हो रहे हैं। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के बता दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषों की बात हो गई। उत्तम पुरुष जो वक्ता होगा, मध्यम पुरुष जो श्रोता होगा, और आपका अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जा रहा होगा। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं का बोध करा रहे होंगे, स्वयं खुद निज की जहाँ बात हो रही होगी। उसके अलावा हमने निश्चयवाचक जो किसी निश्चितता का हमें बोध कराएंगे, नज़दीकी दूरी का बोध कराएंगे, यह मेरी पुस्तक है, वह टेबल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कहाँ होगी, इसमें किसी निश्चय किसी वस्तु, निश्चितता किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होगा जी। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे,
अनिश्चय है जी। ऐसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम का बात करें, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ रहे हैं, जैसे क्या कहा, जो करेगा वह भरेगा। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहा, इन सार्वनामिक शब्दों से प्रश्नों का बोध होता है, जैसे कौन आया था, कौन आया था, दूध में क्या गिर पड़ा। तो हमने सर्वनामों को समझा, इससे पहले संज्ञाओं को समझा, और संज्ञाओं से भी पहले हमने कहाँ से बात करी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हमने कहा था कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है तो शब्द ही कहलाएगा। यदि वह किसी वाक्य के रूप में आ गया होगा, प्रयुक्त हो रहा होगा, तो फिर उसे शब्द ना कह के उसे पद कहेंगे। पद के 5 भेद आपको बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो हमने शुरुआत संज्ञा से करी है। संज्ञा के बारे में हमको बताया, संज्ञा के 3 प्रकार बताए थे, व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से 5 बताए जी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ये आते हैं कितने प्रकार, अर्थ की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से आते हैं। प्रश्न आपको याद करने हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ ना कुछ जरूर से नई बातें सीखी होंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर से चेक करेगा, कुछ बातें अगर रह जाती है तो वहाँ पर हम उसको मेंशन कर देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, हमारे फेसबुक चैनल से, फेसबुक में जो पेज है वहाँ से भी जुड़िए, वेबसाइट भी हमारी तैयार है। तो आप जुड़े रहेगा, आपको निश्चित तौर पर लाभ ही होगा इन वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।